नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यूपी होमगार्ड 2026 के एग्जाम्स के लिए इस चैनल पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है करवाए जा रहे हैं विस्तृत व्याख्या के साथ। और यह टेस्ट पेपर जो है घटना चक्र पब्लिकेशन के हैं, जिनका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज इसका टेस्ट पेपर नंबर 3 है। तो दोस्तों, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये टेस्ट पेपर जो है विस्तृत व्याख्या के साथ डिस्कस किया जाता है, जिससे कि अगर सवाल ना भी रिपीट हो तो आप उनके एक्सप्लेनेशन से जो है सवालों के उत्तर आसान ढंग से दे पाएँ। तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्या आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही है? तो क्लास को जो है हम स्टार्ट करें, क्योंकि समय आपके पास भी कम है और चीज़ें आपको रिवाइज अभी बहुत ज़्यादा करना है ना। चलिए, आज की हमारी क्लास का पहला सवाल है, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? यह लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना को नियंत्रित करता है, यह कर प्रोत्साहन प्रदान करता है, यह अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है, और चौथा ऑप्शन है हमारा नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। बताइए, स्टार्टअप इंडिया के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है, स्टार्टअप इंडिया जो पहल है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत कब हुई थी? तो 16 जनवरी 2016 को शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं में जो उद्यमिता है उसको बढ़ावा देना है। नवाचार आधारित जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। इसमें टैक्स से छूट भी दी जाती है और आसान तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इससे क्या होता है कि सरकार का उद्देश्य क्या है? रोजगार को जो है बढ़ाना है, रोजगार का सृजन करने का उद्देश्य इसका मुख्य था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू हुआ है? बताइए, भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष जो है लागू हुआ है? तो दोस्तों, यह कब लागू हुआ है? तो 2005 में लागू हुआ है। ठीक है। अच्छा, वैट का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। वैट का फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि यह फुल फॉर्म भी कई बार जो है पूछी जा चुकी है। अच्छा, एग्जैक्ट डेट क्या है जब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2005 को जो है यह लागू हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यह किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा जो है इसको लगाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। हमारा अगला सवाल, IGST में आई का क्या मतलब है? बताइए, IGST में आई का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड, इंटरनल, इंपॉर्टेंट या इंटरवल? तो दोस्तों, IGST में आई का क्या मतलब है? तो इंटीग्रेटेड है। अब यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म अगर आपको पता रहेगा तभी आप इसका जो है उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आई से क्या है? इंटीग्रेटेड, फिर गुड्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों, यह कब लगाया जाता है? जब व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच होता है, यानी कि अंतर्राज्यीय जब व्यापार होता है तो IGST लगाया जाता है। अच्छा, इसको लगाया किसके जाता है ये भी ध्यान रखना है। इसको केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसको लगाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यह 2017 में लागू हुआ है। 2017 में 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, अंकटाड का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, अंकटाड का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, अंकटाड का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अंकटाड क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई थी। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? बताइए, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है कब पेश की है? अप्रैल 1853, अगस्त 1998, जुलाई 1991 या नवंबर 1995? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है कब शुरू की गई थी?
तो दोस्तों यह अगस्त 1998 में शुरू की गई थी। अच्छा, किसके द्वारा शुरू की गई थी तो ये भी ध्यान रखना है आपको, यह आरबीआई प्लस नाबार्ड के द्वारा, ठीक है, आरबीआई और नाबार्ड के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था, किसानों को आसान ढंग से ऋण देने के लिए। कम ब्याज दर पर जो है इसको ऋण दिया जाता था किसानों को, और जिससे क्या होती थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है, बताइए। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है, तो सेवा कर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सेवा कर प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, जीएसटी किस प्रकार का है, कर है, तो यह अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यह अप्रत्यक्ष कर है, और यह ध्यान रखिएगा किस पर लागू होता है, वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर जो है टैक्स वसूला जाता है, जीएसटी। ठीक है, केंद्र व राज्य दोनों का इसमें योगदान होता है, और 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, बताइए। 1946 के दौरान जब जो है विमुद्रीकरण हुआ था, तो आरबीआई के उस समय गवर्नर कौन थे, तो कौन थे, तो दोस्तों उस समय सीडी देशमुख जो है आरबीआई के गवर्नर थे। ये सीडी देशमुख जो हैं पहले भारतीय हैं जो आरबीआई के गवर्नर थे, पहले भारतीय थे जो आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनका कार्यकाल क्या था, तो 1943 से लेकर के 1943 से 1949। हमारा अगला सवाल, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है, बताइए। हम्पी नृत्य उत्सव जो है किस राज्य का उत्सव है, तो दोस्तों यह कर्नाटक का उत्सव है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का यह लोक नृत्य है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है, पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो दोस्तों पालक में कौन सा जो है मौजूद होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होता है। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह जो होता है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। अच्छा, इसका अगर अधिक सेवन कर लिया जाए तो यह शरीर के लिए हानिकारक भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑक्सैलिक एसिड जो है मुख्यतः किस प्रकार की सब्जियों में पाया जाता है, तो हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उनमें पाया जाता है, हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उनमें पाया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है, बताइए। मामल्लपुरम उत्सव जो है किस राज्य का त्यौहार है, तो किस राज्य का त्यौहार है, तो दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो शोर टेम्पल के पास। कहाँ पर, तमिलनाडु में शोर टेम्पल के पास, शोर टेम्पल के पास मनाया जाता है, समुद्री तट पर, समुद्री तट पर। ठीक है, अच्छा, यह किसके द्वारा मनाया जाता है, तो तमिलनाडु का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा मनाया जाता है, पर्यटन विभाग के द्वारा इसका जो है आयोजन किया जाता है। ये जो क्षेत्र है ये किस कला के लिए प्रसिद्ध है, पल्लव स्थापत्य कला के लिए। ठीक है, पल्लव स्थापत्य कला के लिए यह जो है प्रसिद्ध है। मामल्लपुरम ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो दोस्तों एक ही सवाल के कई सारे फैक्ट देने का उद्देश्य हमारा यह है कि आपको एक बार में सारी चीज़ें जो है एक जगह ही मिल जाएं, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, है ना, क्योंकि कई बार सवाल रिपीट नहीं होता है, लेकिन उनके एक्सप्लेनेशन से सवाल जो है हम आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, बताइए। कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी फसल है, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं या मक्का।
दोस्तों कौन सी है? गेहूं की फसल जो है खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं की फसल किसकी फसल है? तो ये रबी की फसल है। आप सभी लोगों को पता ही है रबी की फसल है। गेहूं की जो रबी की फसल है इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर खरीफ की कुछ फसलों के नाम आपको बता देता हूँ। एक है चावल, फिर है मक्का। ये किसकी फसलें हैं? तो ये खरीफ की फसलें हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। हमारा अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का समग्र लिंगानुपात कितना है? तो यह कितना है? तो दोस्तों यह 912 है। कितना है? 912 है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ये जो लिंगानुपात है राष्ट्रीय औसत से कम है। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर कितना है लिंगानुपात? राष्ट्रीय स्तर पर भारत का यह कितना है? तो 943 है। कितना? 943 है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो दोस्तों लैक्टिक एसिड जो है दही में पाया जाता है। पालक में कौन सा पाया जाता है? तो ये पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। आपने अभी देखा है तुरंत, ऑक्जेलिक एसिड। हमारा अगला सवाल, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? बताइए, 10 की जनगणना जो होती है वो उसको कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर है? तो दोस्तों किस मंत्रालय पर है? आवास और शहरी विकास मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो दोस्तों जनगणना किसके अंतर्गत आती है? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और केंद्र सरकार में भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह आती है। जनगणना हमेशा कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर जो है इसको करवाया जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा करवाया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसको करवाया जाता है। हमारा अगला सवाल, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्त। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है इसको त्याग दिया था? बताइए, भारत में कौन सी घटना हुई थी जब जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दिया था? तो कब हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ था तो उसमें इन्होंने अपनी जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अच्छा, ये हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? बताइए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो हरिशेण के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। दोस्तों हम थोड़ा सा टाइम इसलिए देते हैं क्योंकि आपको भी जो है एक बार उत्तर देने का मौका मिल जाए, और सेल्फ असेसमेंट ही मॉक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है। और आप जो है कितने सवालों को सही कर पाए हैं बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, और आपको सवाल कैसे लगे ये भी ज़रूर बताइएगा, इनका जो स्तर है। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? बताइए, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो दोस्तों किसकी है? तो ये महाकवि कालिदास जी की है। अच्छा, ये किस प्रकार का महाकाव्य है? तो ये संस्कृत महाकाव्य है। संस्कृत महाकाव्य है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें किस चीज़ की कथा का उल्लेख किया गया है? शिव और पार्वती का। इसमें किसका? शिव और पार्वती का। शिव पार्वती की जो कथा है उसका इसमें उल्लेख किया गया है। हमारा अगला सवाल है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए, उन्नाव, सिकंदरा, एटा या रामपुर, कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों अकबर का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? तो सिकंदरा में अवस्थित है। ये कहाँ पर है? तो आगरा में। ठीक है, आगरा के सिकंदरा में अवस्थित है। अच्छा, इसको बनवाया किसने है? तो इसको जहांगीर ने बनवाया है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जहांगीर ने इसको जो है बनवाया था। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खां या मौलाना आज़ाद? बताइए, खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। अच्छा, खुदाई खिदमतगार आंदोलन की जो है स्थापना कब हुई थी? तो ये जो एक प्रकार का यह आंदोलन था इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनका एक अन्य नाम भी है,
खान अब्दुल गफ्फार खान, वो कहा जाता है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर जो है इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत के, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर अवस्थित है, बताइए कहाँ पर अवस्थित है स्वामी नारायण अक्षरधाम का मंदिर। तो दोस्तों ये कहाँ पर अवस्थित है, तो नई दिल्ली में अवस्थित है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, ठीक है। अच्छा इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन हुआ था 2005 में, 2005 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था। भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और विश्व का प्रसिद्ध मंदिर परिसर है, यहाँ पर बहुत सारे जो है पर्यटक लोग आते हैं। हमारा अगला सवाल, पड्डकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों में के लिए जो है प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। पड्डकल जो स्मारक है भारत के किस राज्य में अवस्थित है जो स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, तो कहाँ पर अवस्थित है बताइए। तो ये कर्नाटक में अवस्थित है, कहाँ पर, कर्नाटक में अवस्थित है। अच्छा ये किस कला का उदाहरण है, ये जो पड्डकल स्मारक है ये चालुक्य कला का उदाहरण है, चालुक्य कला का यह उदाहरण माना जाता है, ठीक है। अच्छा यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इसको जो है शामिल भी किया गया है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किस राजवंश का संस्थापक था, तो किस राजवंश का संस्थापक था, तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 से 1210 के बीच का जो है इसका शासनकाल था। अच्छा इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने करवाया था। अच्छा किसकी याद में करवाया था, तो बख्तियार काकी की याद में जो है कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण करवाया था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है, बताइए। निम्नलिखित में से किससे ली गई है नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा, तो कहाँ से ली गई है, तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसका जो है उल्लेख कहाँ पर किया गया है, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो भाग 4 में जो है इसका उल्लेख किया गया है, कहाँ पर, भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये गैर न्यायिक प्रवृत्ति के हैं, यानी कि अगर इनको सरकार लागू नहीं करती है तो न्यायालय इनको ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकता है। कल्याणकारी राज्य के लिए जो है इनको सरकार नीतियाँ बनाती है और सामाजिक आर्थिक न्याय को जो है सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, तो ये बताना है आपको, तो ये थे जतरा भगत, ठीक है। अच्छा ये आंदोलन जो है ताना भगत आंदोलन ये शुरू कहाँ पर हुआ था, तो ये झारखंड में शुरू हुआ था, झारखंड के क्षेत्र में जो है यह शुरू हुआ था। अच्छा इसका उद्देश्य क्या था, शराब मांस और जो अंधविश्वास है इसका विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और यह एक प्रकार का आदिवासी सुधार आंदोलन था, आदिवासियों की जो स्थिति है उसके जो है सुधार करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। और यह किससे प्रेरित था, तो यह गांधीवादी आंदोलनों से जो है प्रेरित था, ठीक है। गांधीवादी जो आंदोलन थे उनसे यह प्रेरित नजर आता है। चलिए हमारा अगला सवाल, रिक्त स्थान पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अच्छा इनका कार्यकाल क्या था, तो 2009 से लेकर के 2014 तक इनका कार्यकाल था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर एक द्वीप पर है, बताइए। दोस्तों यह नर्मदा नदी के तट पर है, आप सभी लोगों को यह पता होगा। और यह कहाँ पर है, गुजरात में अवस्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, तो यह गुजरात में है। और इसका जो है उद्घाटन कब किया गया था, तो 2018 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और हमारा अगला सवाल है, CH3 COO CH2 CH3 इनमें से किसका सूत्र है, ब्यूटानोइक एसिड का, मिथाइल इथेनोएट का, एथिल इथेनोएट का, या प्रोपेनोइक एसिड का, इनमें से बताना है किसका सूत्र है। तो दोस्तों CH3 COO CH2 CH3 जो है एथिल इथेनोएट का जो है सूत्र है, सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है,
एनीमोमीटर, वेवोमीटर, यूडियोमीटर या पिक्नोमीटर, किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। अच्छा, घनत्व को हम सामान्यतः कैसे मापते हैं? घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, यह इसी सिद्धांत पर यह जो है काम करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो दोस्तों शिवाजी के छोटे बेटे का नाम आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा शिवाजी के छोटे बेटे का नाम? तो उनका नाम था राजा राम। ठीक है, ये छोटे बेटे थे। अच्छा, ये जो संभाजी थे, इनके ये बड़े बेटे का नाम था। इनके 2 बेटे थे। ठीक है, और मराठा शासक थे ये। औरंगजेब के साथ इनका जो है काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ था। चलिए हमारा अगला सवाल, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? कैंडेला, डाइन, फैराडे या एंगस्ट्रॉम? आप सभी लोगों को पता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किस में मापी जाती है? तो एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर के होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, प्रकाश की तरंग का इसमें मापन किया जाता है और बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। हमारा अगला सवाल, संभारकों में रिक्त स्थान होता है, यानी कि संभारक क्या होते हैं? जिनमें समान परमाणु भार संख्याएं होती हैं किंतु भिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं, और भिन्न परमाणु भार संख्याएं किंतु समान परमाणु संख्याएं, समान भार परमाणु संख्याएं, भिन्न भार एवं परमाणु संख्याएं, इनमें से कौन सा है जो संभारकों को जो है इंगित करता है? तो दोस्तों संभारकों में जो है इनमें समान परमाणु भार की संख्याएं होती हैं किंतु इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? वह अलग होता है। समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं, ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको एक उदाहरण के तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कार्बन का 14 और नाइट्रोजन का 14 ले लेते हैं, तो इनमें आपको ऊपर देखेंगे तो आपको भार, इनका जो अणुभार है वह समान नजर आएगा, लेकिन दोनों के परमाणु क्रमांक बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल हैं? बताइए कौन से तत्व हैं जो आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल हैं? तो कौन से हैं? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों जो हैं, ये चारों जो हैं एक ही आवर्त सारणी में जो है शामिल हैं। अच्छा, ये किस प्रकार के तत्व हैं? ये सभी क्षार धातु समूह में शामिल हैं। सभी क्षार धातु समूह में के जो हैं तत्व हैं। हमारा अगला सवाल, रिक्त स्थान लकड़ी में छिद्र करने वाला शिपवर्म कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा जो है जीव है जो लकड़ी में छिद्र करता है? तो दोस्तों कौन सा है? वो टेरिडो है। इसे आप कठफोड़वा भी कह सकते हैं। लकड़ी में छिद्र करता है, बड़ी इसी जो है इसकी चोंच होती है और यह जो है छोटे छोटे कीड़ों को खाता है और पेड़ में ही यह जो है छेद बनाकर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है? पक्षी। पक्षी जो है इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि जरायुज क्या होते हैं? ये स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी होते हैं जरायुज। ठीक है, और पक्षी क्या होते हैं? ये अंडे देते हैं। गाय और कुत्ता इनके उदाहरण माने जाते हैं। गाय और कुत्ता जो है इसके एग्जाम्पल्स के रूप में हम आप समझ सकते हैं। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? बताइए कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी कौन था? तो वो थे रॉबर्ट हुक। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने खोज कब किया था? तो 1665 में इन्होंने इसकी जो है खोज किया था। और जो है जीव विज्ञान की आधारशिला जो है कोशिका को माना जाता है। और इन्होंने सेल शब्द भी दिया है। रॉबर्ट हुक ने ही सेल शब्द भी दिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सेल शब्द का आविष्कार किसने किया है, तो ये जो है रॉबर्ट हुक ने ही किया है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? किस विटामिन को जो है नियासिन के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन B3 को जो है नियासिन के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है, चर्मगाह, आप इसे समझ सकते हैं। इसकी कमी से जो है, अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, और यह जो है जल में घुलनशील भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जल में घुलनशील है। ठीक है, हमारा अगला सवाल,
संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? यहाँ पर अंगीकृत की बात पूछी गई है, तो कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है यह अंगीकृत किया गया था। अच्छा, वहीं पर इसको लागू कब किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को जो है यह लागू हुआ था। दोनों डेटें अलग हैं, तो आपको जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं पालना है। इसीलिए 26 नवंबर को कौन सी तिथि मनाई जाती है? 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा? संविधान दिवस। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? बताइए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई? जापान से। कहाँ से? यह जापान से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो ये मौलिक अधिकार हमने यहाँ से लिया है, मौलिक अधिकार यहाँ से लिया है। अच्छा, हमने यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, विधि के समक्ष समता हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समता हमने ब्रिटेन से लिया है, और वहीं विधियों का समान संरक्षण हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। विधियों का समान संरक्षण हमने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका से लिया है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आगे के परीक्षाओं में जो है ये सवाल बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं। चलिए, हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो भाग 5 में जो है संघ सरकार के बारे में बताया गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबके बारे में है। तो अच्छा, ये भाग 5 जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक भाग 5 में जो है संघीय कार्यपालिका के बारे में बताता है। चलिए, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए, कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र संबंधी जो विशिष्ट अधिकारों का जो है संरक्षण है, वह अनुच्छेद 19 में है। अब यहाँ पर जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे उपाधियों का अंत किस में है? तो ये अनुच्छेद 18 में है, आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 17 में कौन सा है? तो अस्पृश्यता का अंत कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 17 में इसका जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 15 में क्या है? लिंग और जाति के आधार पर जो है कोई विभेद नहीं किया जाएगा सार्वजनिक स्थलों पर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषयों को, जो कि अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A को जोड़ा है? किस संविधान संशोधन के तहत जो है इनको जोड़ा गया था, ये बताना है आपको। तो दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए हैं। अच्छा, इस संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको, ये भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनको भारतीय संविधान में किस समिति की जो है सिफारिश के आधार पर जो है जोड़ा गया है? बताइए। तो किसके? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसको जोड़ा गया है। अच्छा, ये भारतीय संविधान में कहाँ पर इनका उल्लेख किया गया है? तो भाग 4A, भाग 4A में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इनको जोड़ा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इनको जोड़ा गया है। शुरू में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो शुरू में केवल जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे भारतीय संविधान में। शुरू में कितने थे? शुरू में 10 थे। अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो वर्तमान में अब 11 हो गए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? बताइए, कौन थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? कौन थे? तो ये प्रणब मुखर्जी थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? बताइए, कौन सा भाग जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो भाग 5 में जो है संघीय कार्यपालिका के बारे में जब बात की गई है, तो उसी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में भी बातें की गई हैं, अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में। तो उसमें जो है ये किस में आएगा? तो भाग 5 में आएगा।
ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? बताइए, सर्दियों में हिमपात कहाँ पर नहीं होता है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है, श्रीनगर, नैनीताल, ये कहाँ पर है? हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन ये ऊटी कहाँ है? ये दक्षिण भारत में पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये दक्षिण भारत में जो है हिमपात नहीं होता है। ठीक है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? आपको बताना है व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है? व्यापार घाटा हो जाता है। यानी कि हम किसी देश से आयात अधिक करने लग जाते हैं और उसको निर्यात कम करते हैं तो हमारा क्या होता है? व्यापार घाटा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो व्यापार घाटा हो जाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसका नेतृत्व किया था। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ था बारदोली सत्याग्रह? तो ये हुआ था गुजरात में, गुजरात में हुआ था। अच्छा, इसी में जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार की उपाधि जो है इसी आंदोलन के दौरान दी गई थी, महिलाओं के द्वारा जो उसमें जो है भाग ले रही थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? श्वेत प्रकाश जो होता है कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? तो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। आपको यहाँ पर विबग्योर से याद रखना है, विबग्योर से आपको ध्यान रखना है, GYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो है 7 रंगों से मिलकर के श्वेत रंग बनता है। चलिए अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो बागवानी और शहद के उत्पादन से यह संबंधित है। अगला सवाल, कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है? पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या केरल? तो किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो यह छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वो राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है राजस्थान, एक है गुजरात, ठीक है, एक है मध्य प्रदेश, ठीक है, इसके अलावा एक है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, ठीक है, इसके अलावा है झारखंड, ठीक है, झारखंड, इसके अलावा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से होकर के ये जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, 2 आब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? 2 आब होते क्या हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है, जब 2 नदियां आपस में मिलती हैं तो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है ये 2 आबीय क्षेत्र होता है। यहाँ नदियों का जल जो है प्रतिवर्ष जाता है, जिससे कि यह उपजाऊ भूमि होती है। और यह कहाँ पर है? उत्तर भारत के क्षेत्र में नदियों का जो है प्रवाह अधिक है, तो ये उत्तरी मैदानों में यह देखने को अधिक मिलते हैं। ठीक है, गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइए, गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और यमुना भी किसकी सहायक नदी है? ये भी गंगा की सहायक नदी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? बताइए, भारत का कौन सा राज्य काल बैसाखी से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल जो है काल बैसाखी से प्रभावित है। हमारा अगला सवाल, कंवल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कंवल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? तो कहाँ पर है? तो यह तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। ठीक है, बाघ परियोजना से यह जुड़ा हुआ है और खासकर इसके पास का जो क्षेत्र है वो गोदावरी बेसिन का है, गोदावरी बेसिन का। ठीक है, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बताइए, कौन सी है जो खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं जो है यह रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है, जबकि सोयाबीन, कपास और चावल जो हैं यह खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, अच्छा, गेहूं जो होता है ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल के आसपास काटा जाता है। वहीं खरीफ की फसलें जो होती हैं इनको जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इनको काटा जाता है। ठीक है,
हमारा अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तो वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और उसके बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ ये आते हैं। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? बताइए, कौन सी पहाड़ियाँ जो हैं पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? बहुत ट्रिकी सवाल है ये, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये। तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो ये खासी पहाड़ियाँ हैं जो कि पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं हैं। और पूर्वांचल का क्षेत्र कौन सा होता है? ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास का क्षेत्र होता है। और इसमें जो शामिल पहाड़ियाँ हैं उनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो हैं पटकोई, नागा और मणिपुर। मणिपुरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसमें जो है शामिल की जाती हैं पूर्वांचल पहाड़ियों में। ठीक है, हमारा अगला सवाल, पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? बताइए, हर एक टाइम जोन जो है कितने डिग्री तय करता है? तो दोस्तों 15 डिग्री तय करता है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी को जो है, पहले तो आपको पृथ्वी गोल है तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक टाइम जोन कितने डिग्री का है? तो 15 डिग्री का है। अगर हम 360 को 15 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 डिग्री। यानी कि पृथ्वी को जो है कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो 24 जोन में बांटा गया है। पूरी पृथ्वी को कितने जोन में बांटा गया है? 24 जोन में बांटा गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? तो अपक्षय कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। और अपक्षय में क्या होता है? ये चट्टानें जो होती हैं एक ही स्थान पर ताप और दाब के कारण जो है टूटती रहती हैं। हमारा अगला सवाल, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? बताइए, भूकंप की माप से प्राप्त जो रिकॉर्ड होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको भूकंप लेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भूकंप लेख कहा जाता है। चलिए, हमारा अगला सवाल, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है? महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वह कहाँ पर स्थापित है? तो दोस्तों कहाँ पर है? तो वह विठूर में स्थापित है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर? विठूर में स्थापित है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है आपको। चलिए, मदन मोहन शर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर या हरगोविंद पंत? बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसमें आपको नजर आएंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के ये पहले अध्यक्ष थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट। लाइमस्टोन और डोलोमाइट जो है उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज हैं। अच्छा, ये गैर धात्विक खनिज जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों की जो भंडार है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा अगला सवाल, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो दोस्तों यह बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, इनका प्रवाह कहाँ कहाँ पर होता है? तो उत्तराखंड में जो है प्रवाहित होती है, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर जो है पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए जो है अपना जल कहाँ पर गिरा देती है? तो बंगाल की खाड़ी में। और इसके जो मुहाने पर जो है सुंदरवन डेल्टा भी निर्मित होता है। हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो गिरिजा देवी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था। अच्छा, इनका संबंध किस घराने से है? तो ये बनारस घराने से संबंधित हैं। बनारस घराने से संबंधित हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी जो है सवाल पूछे जाते हैं। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो यह प्रयागराज में अवस्थित है और कृषि अनुसंधान से संबंधित यहाँ पर चीज़ें की जाती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद जो है कब स्थापित की गई थी? तो 1995 में जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? बताइए, उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है वह कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हैं कहाँ पर? बताइए,
उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो नरौरा में स्थापित है। ठीक है, और ये किसका है? बुलंदशहर में, बुलंदशहर में यह है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? तो यह सन 2000 में जो है शुरू हुआ था। अच्छा, इसमें किन बच्चों को कवर किया गया था? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कवर किया गया था। ठीक है, और यह पहल किसकी है? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। किसकी पहल है ये? शिक्षा मंत्रालय की। हमारा अगला सवाल है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण जो है प्रकाशित होती है कहाँ से? मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या वाराणसी से? तो कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो यह गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ठीक है, चंद्रयान 5 मिशन भेजे जाने वाले रोवर का अनुमानित भार कितना होगा? यानी कि चंद्रयान 5 जो मिशन भेजा जाएगा उसमें रोवर का अनुमानित भार कितना होगा? तो ये होगा 250 किलोग्राम। ठीक है, 1 सितंबर 2025 को किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है? नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो TCA कल्याणी ने संभाला है। 1 अगस्त 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने जो है 47वें उप प्रमुख के रूप में जो है नौसेना के पदभार ग्रहण किया है। 31 जुलाई 2025 को किसने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शशि प्रकाश गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, 7 जुलाई 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त किया गया है? बताइए, 7 जुलाई 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया मुख्य कार्यकारी जो है अधिकारी चुना गया है? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो संयोग गुप्ता, इनका नाम क्या है? संजोग गुप्ता जो है इनको जो है चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? कौन हैं जिनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा, सेकंड लेफ्टिनेंट राघोबा राणे, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। बताइए, मेजर सोमनाथ शर्मा जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला जो है आयोजित किया जाता है? भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो यह आगरा में आयोजित किया जाता है। दोस्तों 1930 में CV रमन ने जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त किया था? बताइए, तो किस में प्राप्त किया था? तो भौतिक शास्त्र में जो है 1930 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हीं के जो है एक प्रभाव है रमन प्रभाव, रमन प्रभाव, इसी के कारण जो है इनको जो है भौतिक शास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हमारा अगला सवाल, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? बताइए, विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो बीस्टली टेल्स, इसका नाम क्या है? बीस्टली टेल्स। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो जलसंधि है यानी कि मन्नार के क्षेत्र में, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पाक जलडमरू मध्य के रूप में जाना जाता है, आप सभी लोगों को पता है। अच्छा, उन्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उन्मेद भवन पैलेस जो है किस शहर में है? तो यह है जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकारा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकारा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह कानपुर में अवस्थित है। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल जो है किस लिए किया जाता है? तो जुड़ाव और पहुंच को बढ़ाने के लिए, जुड़ाव और पहुंच को बढ़ाने के लिए जो है हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बताइए कौन सा है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो दोस्तों नौकरी जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, जबकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और ये जो नौकरी क्या है, ये जो है लोगों को नौकरी के लिए naukri.com के तरह लोगों को नौकरी देता है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। चलिए हमारा अगला सवाल, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए। विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए। इसे अन्य रिपोर्ट के लिए मामले के समान समझना चाहिए। एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए। बताइए। तो दोस्तों इसमें क्या करना चाहिए आपको, तो एक महिला सेल प्रतिनिधि जो होता है उससे प्रारंभिक चर्चा करवानी चाहिए कि वास्तव में यह मुद्दा क्या है, इससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। हमारा अगला सवाल, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो उसको द्राम कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के क्या हैं, ये लोक नृत्य हैं। नौटंकी, रासलीला, कजरी ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य माने जाते हैं। सोफिया किस देश की राजधानी है, बताइए। सोफिया किस देश की राजधानी है, तो ये बुल्गारिया की राजधानी है। ठीक है। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, बताइए। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं कौन कौन से, स्वतंत्रताएं और दायित्व, अधिकार और दायित्व, अधिकार और विशेषाधिकार, स्वतंत्रताएं और विशेषाधिकार। बताइए दोस्तों मानवाधिकार में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो विशेषाधिकार का कोई मतलब ही नहीं है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसमें अधिकार और दायित्व दोनों शामिल होते हैं मानव अधिकारों में, यानी कि आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं तो आपको कुछ दायित्व भी दिए गए हैं जिससे कि दूसरे के अधिकारों को भी क्या किया जाए, संरक्षित किया जा सके। हमारा अगला सवाल, PMJDY कब लॉन्च की गई। यह प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये कब लॉन्च की गई है, तो ये 28 अगस्त 2014 को जो है लॉन्च की गई है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। सदगति कहानी जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई, बताइए। सदगति कहानी जिस पर एक फिल्म भी बनी थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है लिखी गई थी। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जाएगा, तो ये प्रयागराज में खोला जाएगा। रिक्त स्थान का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। बताइए कौन सा शब्द है, हैकिंग, स्पैम, फिशिंग या वेब हाईजैकिंग। किस शब्द का अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति की जो वेबसाइट है उस पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। दोस्तों वेब हाईजैकिंग जो होती है इसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति की जो वेबसाइट होती है उस पर बलपूर्वक नियंत्रण कर लेते हैं, यानी कि उसको आप हाईजैक कर लेते हैं। आप जो चाहें उसमें आप वो कर सकते हैं। ये एक जो है साइबर क्राइम में शामिल किया जाता है। आप सभी लोगों में से कोई मत करिएगा, ठीक है, बहुत गलत बात है ये। हमारा अगला सवाल, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है, बताइए। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए यानी जो वर्दी होती है उस पर कितने स्टार लगे होते हैं, तो उस पर कितने स्टार लगे होते हैं, तो 2 सितारे लगे होते हैं। 2 स्टार वाला अधिकारी होता है वह। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है, तो दोस्तों यह संकट का प्रतीक माना जाता है। जब किसी देश में संकट आता है तो झंडे को उल्टा करके लोग जो है अपनी वेदनाएं व्यक्त करते हैं। ठीक है। हमारा अगला सवाल, रिक्त स्थान एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है और इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जो है आक्रमण किया था। उसका नाम बताना है आपको। कॉन्फिगर, स्टक्सनेट, ज्यूस या सेसर। तो दोस्तों स्टक्सनेट जो है, यहाँ पर स्टक्सनेट जो है एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है और इसने 2007 में ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर अटैक भी किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास किया है, विस्तृत व्याख्या के साथ कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो आप जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगामी जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप सभी लोगों के लिए आप उनसे वंचित ना रहें, समय रहते सारी चीज़ों को आप रिवाइज कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।